हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं झारखंड टेट को स्पेशली कवर करते हुए, फोकस करते हुए आज से बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि फाइनल होने तक एग्ज़ाम झारखंड टेट का लगभग सिलेबस को मैं टच कर दूँ। इसी के लिए मैंने ऑफर भी निकाला था आप लोगों से होली के लिए, एकदम बिल्कुल जेन्युइन और मिनिमम रेट पर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। 500 रुपये में पूरा फुल कोर्स हम दे रहे हैं। 1 to 5 सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा का पूरा एकदम, उसमें सारा स्टडी मटेरियल, ओरिजिनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लियरेंस, वीडियो, सब का सब, ठीक है, जो आप लोगों को इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर मिलेगा। ठीक है, हम इंडिविजुअल आपका हम सुनेंगे भी। ठीक है। दूसरा, क्योंकि अब पता नहीं क्या सिलेक्शन चूज करने में है, इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत होने लगा, तो मैंने क्या कर दिया, स्टडी मटेरियल के लिए कर दिया ठीक है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि झारखंड टेट और जेट दोनों के प्रिपरेशन में जिसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए उसको 200 रुपये में सीमित कर दिया मैं। 1 to 5 का स्टडी मटेरियल तो भी 200, 6 to 8 का स्टडी मटेरियल तो भी 200। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट जो कितना महंगा है उसको भी मैंने कर दिया 200 रुपये में। अगर अब इससे भी कम या इस सुविधा में और इस ऑफर में अगर आप लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं तो भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी तरफ से इतना ही हो सकता है। इससे सस्ता हम नहीं करा पाएंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट भी मैं लूँगा, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो कंफर्म क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हैं बिना देर किए, जो मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, बाकी कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं हमसे। मेरा नंबर भी दिया है व्हाट्सएप का, प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप, ओनली मैसेज। ठीक है, तो देखिए हम आज जानबूझ के ऐसा टॉपिक उठाए हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा सीटेट या टेट का एग्जाम हो जिसमें अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन न दिया हो। ये पूरा का पूरा क्योंकि लेक्चर टाइप का है इसलिए आप लोगों को सुनना ही है ध्यान से। हाँ, अगर कहीं लगे ऐसा कि मैं फास्ट कर दूं तो फास्ट पार कर लीजिएगा, ये आप लोग की मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा और डिटेल में बता दूंगा ताकि समझ जाइए। ठीक है, और इसके जुड़े हुए जितने भी PDF वगैरह हैं वो आपको कोर्स लेने पर मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। पहला है डिसलेक्सिया, सबसे फेमस क्वेश्चन, पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है इसका डिटेल जस्ट इसके बाद बताऊंगी, इस पेज के बाद। डिस्ग्राफिया, यहाँ समरी है, लेखन विकार, लिखने में परेशानी है, ऑप्शन ऐसे ही देता है, लिखने में परेशानी को निम्न में से क्या कहते हैं तो डिस्ग्राफिया। पढ़ने में परेशानी है, पढ़ने की डिसेबिलिटी है तो क्या कहते हैं डिसलेक्सिया। गणितीय कौशल संबंधी विकार है, मैथमेटिकल स्किल जो है अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हैं, डिजेबिलिटीज़ हैं तो उसको क्या कहेंगे डिसकैलकुलिया। देखिए नाम से किसे पकड़ना है, डिस मने हो गया डिसऑर्डर मतलब विकार, और कैलकुलिया कैलकुलेशन से बना है तो देखिए गणना में है, गणितीय कौशल इसमें आ गया। ठीक है, तो वर्ड से पकड़ना है। जो भी इंग्लिश के वर्ड के हमेशा दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स, सेकेंड को बोलते हैं सफिक्स। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। तो जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग हो गया, बाद में लगता है सो प्रत्यय, तो हमेशा पकड़ना है उपसर्ग से और प्रत्यय के हिंदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। ठीक है, फेजिया फेजल से रिलेटेड है, तो वाक् क्षमता, फारिंजियल आप सुने हो ना, फारिंजियल, फारिंग्स यहाँ पे आता है। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है वाक क्षमता संबंधी विकार, सप्रेशन अक्षमता विकार, बोलने में परेशानी, वाक मैंने कहा हुआ बोलने में। ठीक है, ये नहीं कि गूंगा वाला परेशानी, तो गूंगा थोड़ा होता है, गूंगा बोल ही नहीं पाता। संप्रेषण, ठीक ना, कम्युनिकेशन की बात हो गई, ये सब क्या अक्षमता का बात आएगा तो डिस्फेजिया हो जाएगा। अगला है डिस्प्रेक्सिया, जिसको DCD भी बोलते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार, लेखनी में परेशानी, ज़्यादा रचनात्मकता नहीं होना, ड्राइंग नहीं बना सकना, ये सब। नेक्स्ट है डिस्थ्रिया, इसमें क्या है कठिन और दोषयुक्त बोल, अस्पष्ट उच्चारण, बहुत टफ रहता है उन लोग को बोलने में। जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं बच्चे वो अस्पष्ट होता है, कुछ समझ नहीं पाएगा, समझने में परेशानी होगा आपको, तो ये सब क्या हो गया डिसरथिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिसऑर्थोग्राफिया, ऑर्थो लगा हुआ है, ऑर्थोग्राफिया तो वर्तनी संबंधी विकार हो गया। ठीक है, वर्तनी संबंधी, स्पेलिंग संबंधी। डिसनोमिया, शब्द खोजने की समस्या, शब्द को सर्च करने का, वर्ड को सर्च करने का। जैसे एग्जाम्पल के लिए
आप कितने भी स्टूडेंट को देखते होंगे कि आप चैप्टर पढ़ा भी दिए और उनको बोल दीजिए कि इससे मिलता जुलता एंटोनिम साइनोनिम या वर्ड खोजिए, तो वर्ड नहीं खोज पाते हैं, उससे रिलेटेड भी नहीं खोज पाते हैं। चलिए अब डिटेल देखते हैं। यहाँ भी एक बार देख लेते हैं समरी, कुछ नया होगा तो। हाँ, 7 नंबर से देखिए नया है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार। ऑडिटरी ऑडियो से बना है तो भी आप समझ जाइएगा आसानी से। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। विजुअल मैंने समझ ही रहे हैं, जो आंख से देख सकें। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्षमता में कमी है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। 10वां है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। और आखिरी है अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। तो ये मैक्सिमम जितना हो सकता है पिछले 20 साल के क्वेश्चन में पीवाईक्यू में सीटेट से मैं जमा किया हूँ। और झारखंड टेट तो 2 ही बार हुआ ही, आप लोग को पता ही है, 2013 और 2016 में मैं दोनों पास हूँ, ठीक ना। एक बार नागपुरी से और एक बार भोजपुरी से सॉरी, भोजपुरी में बिहार टेट पास है ना, एक बार नागपुरी से और एक बार मगही से ठीक है। सीखने की क्षमताओं के प्रकार, इसमें भी डायरेक्ट हम पहुंचेंगे जो काम का चीज है, आपको सीधे के सीधे। देखिए भाषा संबंधी विकार में अफेसिया और डिस्फेसिया, मैं 2 चीज बताया था। बोली जाने वाली भाषा को समझने में कठिनाई, पढ़ने की क्षमता में कमी और अभिव्यंजक भाषा कौशल में कठिनाई होती है, तो ये इन दोनों उसके अंतर्गत आएंगे। स्पेशली अगर अलग अलग बात करें तो डिस्फेसिया में बोलने या समझने के दौरान शब्दों को याद करने या उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला विकार डिस्फेसिया में आ जाएगा। डिस्ग्रेफिया में लेखन संबंधी विकार, जो लिखित शब्दों के निर्माण को ग्राफिक या वाक्य विन्यास रूप से प्रभावित करता है, वाक्य निर्माण के रूप में, ठीक है। और देखते हैं डिसकैलकुलिया, मैं बता ही दिया था। डिसलेक्सिया, ये एक आजीवन रहने वाली सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की पढ़ने, बोलने, लिखने और वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिसलेक्सिया से ही आता है, ठीक है। कुछ डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को शुरुआती पठन और वर्तनी संबंधी कार्यों में बहुत कठिनाई नहीं होती है, हालांकि उन्हें व्याकरण, पाठ्य पुस्तक सामग्री को समझने या निबंध लिखने जैसे जटिल भाषा कौशल में कठिनाई हो सकती है, ठीक ना। ग्रामर में दिक्कत हो सकता है, टेक्स्ट बुक के मटेरियल को पढ़ने में समझने में दिक्कत हो सकता है, ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हैं, स्किल्स हैं, उसको समझने में कठिनाई हो सकता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित लोगों को बोलने में भी कठिनाई हो सकती है, वह स्पष्ट रूप से अपनी बात व्यक्त करने या दूसरों की बात समझने में भी असमर्थ हो सकते हैं। भाषा संबंधी ये कठिनाइयाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है और उन्हें अपनी क्षमता से कमतर और कमतर महसूस करा सकती हैं। मतलब उनको लगेगा अपने आप से कि हमारी में कैपेसिटी कम है। हालांकि 15 से 20% आबादी भाषा संबंधी विकलांगता से ग्रस्त है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20%। अब पढ़ने में अक्षमता वाले लगभग 70 से 80 व्यक्ति डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, जो कि सबसे आम भाषा संबंधी विकलांगता है, समझ लीजिए। सामान्य लक्षण क्या है, तो प्री स्कूल में बोलने का विकास अपेक्षा से अधिक देरी से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी होती है, जैसे रैबिट के स्थान पर वैबिट बोल देना, सोप के स्थान पर थोवाप बोल देना, बिस्तर, मेज और कुर्सी जैसे ज्ञात वस्तुओं के नाम बताने में परेशानी, मैट, बैट, कैट जैसे शब्दों की तुकबंदी करने में कठिनाई और बच्चों की तुकबंदी सीखने में कठिनाई। स्पेशली प्री नर्सरी का हो गया। प्राथमिक विद्यालय में एक एक शब्द पढ़ने में कठिनाई, कभी कभी क्यू और पी, बी की जगह डी या एम के जगह नहीं दिख रहा है, उसमें भ्रम हो जाता है। ऐसा आप लोगों को कॉपी चेक करने समय भी मिलेगा कि बड़े बड़े बच्चे भी, तीसरे चौथा क्लास के बच्चे, आपको बी के जगह पर डी लिख देंगे, लिखना है डॉग तो लिख देंगे बॉग, ठीक है। उल्टा लिखना, जैसे पिट के जगह टिप, ये भी मिलना है आपको देखने में। यह पुस्तक पढ़ने और जोर से पढ़ने जैसे भाषा संबंधी कार्यों से बचाता है। अक्षर याद करने में भी उनको परेशानी होती है। अब हाई स्कूल की बात करते हैं, इसमें डिसलेक्सिया के क्या लक्षण है, तो विचारों को तार्किक रूप से व्यक्त करने में परेशानी, एक ही लेख में बार बार एक ही शब्द की गलत वर्तनी दिखना। ध्यान दीजिएगा, ये सब का जो लाइन बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, एक ही लेख में बार बार एक ही शब्द की गलत वर्तनी लिखना निम्नलिखित में से किस अधिगम अक्षमता में आता है, लर्निंग डिजेबिलिटी में आता है, तो आपको क्या मार देना है, डिसलेक्सिया। हम बीच बीच में एग्जाम्पल बताते रहेंगे कि एग्जाम में कैसे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत तरीके से पढ़ना, सारांश और निबंध लिखने में परेशानी। पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, बोल दीजिए कि समरी लिखिए, सारांश लिखिए, तो बस 3 ही 4 या 5 6 बच्चे अच्छे से लिखते हैं, बाकी नहीं लिख पाते हैं।
अब आते हैं, पूरा डिस्कशन सिर्फ चला किस पर, डिसलेक्सिया पर, डिस्ग्राफिया पर आते हैं। नाम से ही लग रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति में विकार, एक भाषा आधारित सीखने का अक्षमता जिसमें बच्चे को लिखावट की समस्या होती है। इस शब्द में निम्नलिखित कठिनाइयां भी शामिल हो सकती हैं। किसमें, डिस्ग्राफिया में, व्याकरण का परेशानी, वर्तनी का परेशानी, ठीक ना, अक्षर निर्माण का परेशानी, पत्र अंतराल का, सूक्ष्म मोटर समन्वय का, लेखन की गति का, कुल मिलाकर सेंटेंस फॉर्मेशन में, वाक्य निर्माण में जब परेशानी हो तो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। जब बच्चे लिखना सीखते हैं तो उनसे कुछ गलतियां होना आम बात है, जो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन डिस्ग्राफिया बच्चे की लिखावट को बिगाड़ देता है, जिससे यह उनकी उम्र, बुद्धि और शिक्षा के स्तर के अन्य बच्चों की तुलना में खराब हो जाती है। किससे, डिस्ग्राफिया के चलते ये इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी ओर बड़े बच्चों को लेखन के संज्ञानात्मक भाषाई पहलुओं में कठिनाई होती है। वे मौखिक रूप से तो स्वयं को अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं को कागज को उतारने में परेशानी होती है। आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अधिकतर लोग लिखित नहीं चाहते हैं। इसका आपको असर बड़े बड़े एज ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। अधिकतर यूपीएससी मेंस या जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें मेंस है, लिखना है, अधिकतर लोग देखिएगा कि मेंस से भागते हैं। या यूपी में कुछ एग्जाम होते हैं, यूपी जीआईसी लेक्चरर, यूपी एलटी ग्रेड, उसमें मेंस रख दिया है, तो देखिएगा आपको उससे भी कितने लोगों को डर लगता है। दूसरे शब्दों में डिस्ग्राफिया से पीड़ित लोगों को खराब वर्तनी और अच्छे वाक्य, पैराग्राफ, रिपोर्ट और कहानियां लिखने में भी कठिनाई होती है। मतलब उनका स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा, सेंटेंस में मिस्टेक मिलेगा, पैराग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक मिलेगा, रिपोर्ट और कहानी लिखने में भी परेशानी होगी। और क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, तो प्री स्कूल में देखना पेंसिल पकड़ने का तरीका ही अजीब है। ये सब टीचर को समझना है। जब वो पढ़ाने लगेंगे तो ये सब देखने के बाद, ये सिम्टम्स देखने के बाद उनको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनको डिस्ग्राफिया है, और पहले वाले को जब बताया था मैंने वो डिसलेक्सिया है। पेंसिल पकड़ने का दूसरा तरीका, लिखते समय तुरंत थक जाएंगे, बैग सर अब छोड़ दीजिए ना, ठीक है। वाक्यों, शब्दों या अक्षरों के बीच असमान अंतराल, सब कोई मान लीजिए बिल्कुल वेल लेबल्ड पैटर्न में या अरेंजमेंट में नहीं लिखता है, ठीक ना, तो वो अगर डिस्ग्राफिया से पीड़ित है तो उनका वाक्य, शब्द और अक्षर के बीच असमान, अनइक्वल इंटरवल दिखने को मिलेगा। गलत तरीकों से बने या उल्टे अक्षर, गलत लेखन मुद्रा बनाए रखना। और क्या मिल सकता है आपको, हाशिए के भीतर, मार्जिन को बोलते हैं हाशिया, उनके भीतर लिखने या पाठ के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ने में परेशानी, लेखन और रंग भरने वाले असाइनमेंट से बचना। याद रखिए, आपको किसी भी कोर्स को पूरा करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा और ईमानदारी से पढ़ना होगा, मन लगा के जिसको बोलते हैं, तभी आप आसानी सीख लीजिए। एक बार आप 3 महीना मेरा साथ दे दीजिए, 2.5 महीना, 2 महीना, कोई भी टेट आप लोग पास कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल चैप्टर वाइज हम बताएंगे, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में आते हैं तो गंदी और अस्पष्ट लिखावट, बिल्कुल भद्दा राइटिंग, ठीक ना, अस्पष्ट, पढ़ने में एकदम आंख गड़ाना पड़ता, दिखाई नहीं देगा क्या लिखा है, डॉक्टर का राइटिंग फेल है, बार बार पाठ को मिटाना और काटना, लिखा 4 लाइन, ये गलत हो गया, काटते हैं। बड़े और छोटे अक्षरों को लगातार मिलाना, बार बार अभ्यास करने के बाद भी शब्दों को गलत लिखना, जिसके परिणाम स्वरूप अधूरे निर्णय या अधूरे परिणाम सामने आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधूरे शब्द और छूटे हुए अक्षर भी दिखाई देते हैं। घुमावदार और मुद्रित अक्षरों के बीच स्विच करना, अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को उल्टी दिशा में लिखना, जिसको मिरर राइटिंग बोलते हैं, और धीमी गति से लिखना। बहुत, आज तो हम देखने को बहुत ही देखते हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पहले प्राइवेट में थे तो मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता था, कम से कम अच्छे से सब लिख लेता था। लेकिन सरकारी में हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल गति का स्पीड, लिखने का गति बिल्कुल धीमा है सबका लगभग। हाई स्कूल के वर्षों में डिस्ग्राफिया के लक्षण, योजना बनाने और संगठनात्मक कौशल की कमी वहाँ से मिल रहा है, डिसलेक्सिया से। और क्या है, नोट्स बना लेते समय गति बनाए रखने में परेशानी, निबंधों के लिए विचार उत्पन्न करने में कठिनाई, और लेखन कार्य को पूरा करने के लिए लगातार अतिरिक्त समय की आवश्यकता और व्याकरण की कमी। ये हो गया। अब तीसरा आते हैं डिसकैलकुलिया, जिसको संख्या अंधापन भी बोलते हैं। एक दीर्घकालिक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की बुनियादी गणितीय अवधारणा को सीखने, समझने और लागू करने की क्षमता को बाधित करता है। दीर्घकालीन में लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। उसका बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको समझने, सीखने और लागू करने को बाधित करता है, ठीक है। यह गणितीय तर्क और गणना को कठिन बनाता है। भले ही व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा का स्तर हो, बुद्धि और प्रेरणा हो, फिर भी उसको हो सकता है कि डिसकैलकुलिया हो।
परिणाम स्वरूप गणित सीखने में कठिनाई स्कूली शिक्षा के दौरान व्यक्ति की गणित सीखने की क्षमता में बाधा डालता है, क्योंकि गणित पहले से सीखी गई जानकारी पर आधारित होता है। कहने का मतलब है, अगर आपको तीसरा चौथा में अगर आप गणित अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो पांचवा छठा में नहीं समझ में आएगा। इनका ये कहने का मतलब है पूर्व ज्ञान इसमें इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा जोड़ घटाव में आत्मविश्वास महसूस नहीं करता है तो उसको निश्चित है कि भाग और भिन्न में दिक्कत होगा। ये आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में, कंसेप्ट में ही दिक्कत है, रटंत विद्या है। ठीक है, टेबल को वो याद रखे हैं, लाइन से बोलेंगे तो सब बोलेंगे, अब अचानक से बीच से पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब ये डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित लोगों को संख्या संबंधी कार्यों को करते समय मानसिक भ्रम, गणितीय चिंता और भय और परेशानी का अनुभव होता है। अगर देखा जाए तो गणना संबंधी विकार कम से कम 3% से 7% आबादी को प्रभावित करता है और लड़के और लड़कियों में इसकी व्यापकता लगभग समान है। डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित लगभग 30 से 60% व्यक्तियों में डिसलेक्सिया होता है और 10 से 20 में ADHD अतिरिक्त मानसिक विकार पाया जाता है। तो डिस्कैल्कुलिया में एग्जाम्पल अधिकतर देखे हैं, PYQ में नहीं आया है लेकिन एक आध दो पढ़ दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी संख्या को किसी वस्तु से जोड़ने में कठिनाई होना और शायद यह नहीं जानना कि 5 का प्रयोग वस्तुओं के समूह जैसे 5 बिस्कुट, 5 किताबें और 3 मेजों के लिए किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में आइए तो 5 जोड़ 10 बराबर 15 जैसे बुनियादी गणितीय तथ्यों को याद रखने में परेशानी होती है बच्चों को। प्लस और माइनस जैसे गणितीय प्रतीकों के बीच अंतर पहचानने में दिक्कत और उनका सही उपयोग नहीं कर पाना। से कम से अधिक जैसे शब्दों को समझ नहीं पाना। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डिस्कैल्कुलिया के। तो इस तरह से इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज तक जितने भी सीटेट, टेट या स्टेट टेट हुए हैं, सब में अधिगम अक्षमता से संबंधित इतने ही दूर में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल एक बार कम से कम, जितने भी लंबे वीडियो होंगे आपको, इसलिए मैंने बोला कि डॉक्टर के डोज की तरह मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा रोज। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए अब जो भी MCQs बनेंगे इसके जस्ट बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा और फिर अगले दिन नया चैप्टर प्रैक्टिस, नया दिन चैप्टर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको जिसको भी डिटेल वीडियो चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF चाहिए और डाउट क्लियरेंस चाहिए, हर तरह का सुविधा उन्हीं को मिलेगा जो बताए हुए पैसे हैं। इसका डिटेल मेरा चैनल पर अवेलेबल है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप लोग व्हाट्सएप पर ही कंसल्ट कर सकते हैं फीस जानने के लिए। हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।